सोचिए आपके सामने गर्मा गर्म समोसा रखा है, सुनहरी परत, आलू की स्टफिंग, खुशबू से ही भूख दोगुनी हो जाए। या फिर वड़ा पाव, इडली डोसे के साथ कोकोनट चटनी और सड़क किनारे मोमो की खुशबू। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये टेस्टी फूड्स हमारी थाली में आए कहाँ से? क्या समोसा हमेशा से भारतीय था या फिर बिरयानी मुगल्स की देन है और इडली डोसे क्या हमारे दक्षिण भारत से ही शुरू हुए? तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इन लजीज व्यंजनों के इतिहास की कहानी, यानी हिस्ट्री ऑफ आवर फेवरेट फूड्स। सबसे पहले बात करते हैं समोसे की, जो हर गली और हर नुक्कड़ पर बिकता है। लेकिन क्या आपको पता है इसका जन्म हमारे भारत में नहीं हुआ। हमें 10th सेंचुरी की पर्शियन बुक्स में समोसा का जिक्र मिलता है। उस समय ये छोटे छोटे त्रिकोण या अर्धचंद्राकार होते थे, जिनमें सूखे मेवे, मांस और मसाले भरे जाते थे। अफगानिस्तान के रास्ते ये 13th सेंचुरी में इंडिया आया और यहाँ के मसालों ने इसे बिल्कुल नया टेस्ट दे दिया। अमीर खुसरो ने भी समबुसक का जिक्र किया है। दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड में समोसा शाही दावतों का हिस्सा था, जिसमें मीट एंड ड्राई फ्रूट्स भरे जाते थे। 16th सेंचुरी में जब पोर्टुगीज आलू लाए तो समोसे का नया रूप सामने आया और मिडीवियल पीरियड खत्म होते होते तक समोसा शाही व्यंजन से उतरकर आम आदमी का सबसे करीबी नाश्ता बन गया, जिसे हम काफी अलग अंदाज में खाते हैं, जैसे छोले समोसे, कड़ी समोसे, समोसा चाट या रेड चटनी के साथ समोसे। अब बारी आती है कचौरी की, जो कई प्रदेशों की पहचान है। कचौरी के ओरिजिन की कहानी इसके टेस्ट की तरह ही दिलचस्प है। 12th सेंचुरी के जैन और मारवाड़ी व्यापारियों से इसका इतिहास जुड़ा है। इसकी शुरुआत राजस्थान से दाल कचौरी के रूप में हुई। मारवाड़ी व्यापारी अपने साथ यात्रा के दौरान इसे पैक करके ले जाते थे, क्योंकि यह लंबे समय तक खराब नहीं होती थी। इस तरह कचौरी भारत के कई हिस्सों में फैल गई और इसके कई रूप हो गए, जैसे राजस्थान की प्याज कचौरी और मावा कचौरी, यूपी और बिहार की खस्ता कचौरी, दिल्ली की हींग कचौरी और वेस्ट बंगाल की राज कचौरी। अब बारी है मुंबई के मशहूर वड़ा पाव की। लेकिन क्या आपको पता है वड़ा पाव की जड़ें सिर्फ मुंबई से नहीं जुड़ी हुई, बल्कि इसकी कहानी बहुत दूर से शुरू होती है। वड़ा यानी बटाटा वड़ा। बटाटा पुर्तगीज लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब है आलू। 16th सेंचुरी में जब पोर्तुगीज इंडिया आए तो अपने साथ आलू भी लेकर आए। आलू उस समय भारत के लिए एक अजूबे की तरह था। तब उस समय के मुंबई में आलू का यूज तेजी से बढ़ा और लोगों ने बटाटा वड़ा बनाना शुरू किया। लेकिन अब सवाल उठता है कि पाव कहाँ से आया? तो पाव की कहानी भी पोर्तुगीज से ही जुड़ी हुई है। पोर्तुगीज अपने साथ यीस्ट ब्रेड लेकर आए थे, जिसे भारत में पाव कहा गया। यह गोवा और मुंबई में मशहूर हो गया। 1960 के दशक में जब मुंबई की मिलों में मजदूर काम करते थे तो उन्हें चाहिए था जल्दी मिलने वाला सस्ता और पेट भर खाना। तभी एक स्ट्रीट वेंडर अशोक वैद्य ने सोचा, क्यों न बटाटा वड़ा को पाव के बीच में रखकर बेच दिया जाए। तो इस तरह बनता है वड़ा पाव, जिसे गरीबों का बर्गर कहा गया, जो टेस्ट में लजीज भी था और सस्ता भी। 1970-80 तक वड़ा पाव पूरे मुंबई का सबसे बड़ा स्ट्रीट फूड बन गया। इसके साथ 3 चटनियां भी जुड़ गई, मीठी इमली, हरे धनिया और लहसुन की तीखी चटनी। 1990 में शिवसेना ने वड़ा पाव को मराठी अस्मिता के साथ जोड़ दिया और ये पूरे महाराष्ट्र की पहचान बन गया। आज वड़ा पाव सिर्फ स्नैक नहीं, बल्कि मुंबई की रफ्तार, मेहनतकश लोगों की एनर्जी और इंडियन स्ट्रीट फूड का कल्चर बन गया। अब आते हैं हमारे दक्षिण भारत की पहचान इडली और डोसे पर। इडली का जिक्र सबसे पहले हमें 9वीं सदी में संस्कृत ग्रंथ मंजिर और वडराधने में मिलता है। वहाँ इडलगे नाम की एक डिश लिखी गई, जो वर्तमान इडली से काफी मिलती जुलती है। लेकिन सवाल तो यह है कि इडली भारत में ही बनी या बाहर से आई। कई इतिहासकार मानते हैं कि इडली की जड़ें इंडोनेशिया से जुड़ी है। 800 से 1200 ईस्वी के बीच जब चोल किंग्स और व्यापारी इंडोनेशिया गए तो वहाँ की फर्मेंटेशन टेक्निक से परिचित हुए। इंडोनेशिया में केडली नामक एक स्टीम फूड बनता था, जो उड़द की दाल और चावल से बनता था। वहीं से प्रेरणा लेकर भारत लौटने पर दक्षिण भारत के रसोइयों ने इसे और विकसित किया। भारत में शुरुआत में इडली सिर्फ दाल से बनती थी, चावल बाद में जोड़ा गया। 13th सेंचुरी में मंजेश वर्मन नामक संस्कृत ग्रंथ में इड्डल का उल्लेख आता है। धीरे धीरे इडली मंदिरों और घरों का पवित्र भोजन बन गया, क्योंकि इसे बिना ज्यादा तेल मसाले के शुद्धता से पकाया जा सकता था। और अगर बात की जाए डोसे की, तो इसका पहला जिक्र मिलता है 6th सेंचुरी के संगम लिटरेचर से। तमिलनाडु के परकरन काव्य और चोल एम्पायर के इंस्क्रिप्शन में भी डोसे का उल्लेख है। शुरुआती डोसा आज की तरह कुरकुरा और पतला नहीं था, वो मोटा, नरम और इडली के जैसा ही था। कर्नाटक और तमिलनाडु में डोसा मोटा और नरम रखा जाता था।
लेकिन जैसे यह केरल और आंध्र होते हुए महाराष्ट्र और उत्तर भारत में पहुंचा तो लोगों ने इसे पतला और कुरकुरा बनाना शुरू किया। 16th सेंचुरी तक मसाला डोसे अस्तित्व में आने लगे, जब डोसे में मसालेदार आलू की स्टफिंग ऐड की गई और आज यूनेस्को ने डोसे को बेस्ट ब्रेकफास्ट डिशेस में शामिल किया है। अब आते हैं गुजरात के विश्व प्रसिद्ध खमन ढोकला पर। गुजरात की मिट्टी से निकली यह डिश 1000 साल पुरानी है, जिसका जिक्र हमें गुजरात के जैन और वैष्णव समुदाय के पुराने ग्रंथों में मिलता है। सबसे पहले इसे ढोकला कहा जाता था। ढोकला शब्द ढोकली से आया है, जिसका मतलब है दाल से बना पकवान। पुराने समय में इसे चने की दाल को पीसकर फिर फर्मेंट करके बनाया जाता था। बाद में ढोकला का लाइट वर्जन खमन आया, जिसमें बेसन का इस्तेमाल होने लगा। खमन ज्यादा स्पंजी और हल्का होता है क्योंकि इसमें फ्रूट सॉल्ट ऐड किया जाता है। पहले बेसन इजीली अवेलेबल नहीं था, लेकिन 16th-17th सेंचुरी में जब बेसन आसानी से उपलब्ध होने लगा तो खमन वैरायटी निकली। और खमन का अर्थ है टुकड़ों में बटा हुआ या काटा हुआ। और अब बात करते हैं उसकी जिसका नाम सुनते ही आपकी क्रेविंग्स शुरू हो जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोमो की। लेकिन मोमो आया कहाँ से? मोमो शब्द की जड़ें जुड़ी है तिब्बत से। तिब्बती लैंग्वेज में मोमो का अर्थ है फिल्ड अप फूड, अर्थात भरा हुआ खाना। 14th-15th सेंचुरी में नेपाल और तिब्बत से आए व्यापारी और बौद्ध भिक्षु इसे भारत लेकर आए। सबसे पहले यह नॉर्थ ईस्ट इंडिया में फैला, सिक्किम, अरुणाचल और दार्जिलिंग में। यहाँ के ठंडे मौसम में गर्मा गर्म भाप से बने मोमो बहुत पॉपुलर हो गए। लेकिन असली तिब्बती मोमो याक मीट या चिकन से भरकर बनाए जाते थे। पर भारत में वेजिटेरियन कम्युनिटी ने इसमें कैबेज, कैरेट और पनीर जैसी सब्जियां भर दी। दिल्ली और बाकी महानगरों में तो इसके कई रूप सामने आ गए, जैसे फ्राइड मोमो, चिली मोमो और तंदूरी मोमो। तो आज मोमो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट या पहाड़ों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह इंडियन स्ट्रीट फूड की जान बन गया। अब बारी आती है बिरयानी की। तो बिरयानी शब्द फारसी के बिरयान से आया, यानी तला हुआ या पका हुआ। माना जाता है इसका जन्म पर्शियन और सेंट्रल एशियन किचन से हुआ। भारत में बिरयानी का आगमन मुगलों के समय हुआ। 16th सेंचुरी में बाबर और उसके बाद में अकबर के समय मुगल रसोइयों ने चावल और मांस को मसालों के साथ मिलाकर पकाना शुरू किया। लेकिन भारत में बिरयानी को हर क्षेत्र ने अपने स्वाद के हिसाब से अपनाया। जैसे हैदराबादी बिरयानी जो निजामों की रसोई से आई, मसालेदार और कच्चे मांस के साथ। लखनवी बिरयानी जो अवध के नवाबों के दरबार से आई, कम मसालेदार, ज्यादा खुशबूदार, दमपुख्त शैली में पकाई जाने वाली। और कोलकाता बिरयानी, जब अवध के नवाब वाजिद अली शाह कोलकाता निर्वासित हुए तो वहां आलू भी बिरयानी में शामिल हो गया और आज की कोलकाता बिरयानी की पहचान बन गया। मालाबार बिरयानी केरल और तटीय इलाकों में नारियल के स्वाद और स्थानीय मसालों की महक के साथ मिलती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने हमारे फेवरेट फूड्स का इतिहास जाना, लेकिन सब में एक बात कॉमन है कि ये चाहे जहाँ कहीं से भी आए हो, लेकिन भारत ने इनमें अपना टेस्ट और अपनी आत्मा भर दी। और ये केवल खाने भर की चीजें नहीं रहे, बल्कि हमारी पहचान और हमारी संस्कृति का भी प्रतीक बन गए। तो जब भी आप अगली बार इन चीजों को खाएं तो याद रखें इनमें हजारों साल पुरानी कहानियां छुपी हुई है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प इतिहास के साथ। जय हिंद, जय भारत।